नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, लिहाजा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी है। पुरोला विधानसभा से पार्टी के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कहा है कि केदारनाथ की जनता ने विकास कार्यों को देखकर बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया है और इसके लिए केदारनाथ की जनता का आभार भी उन्होंने जताया है। विधायक कहते हैं कि केदारनाथ उपचुनाव सेमीफाइनल था, अब पार्टी फाइनल की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ बेवजह के आरोप लगा रही है। बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। दुर्गेश्वर लाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। केदारनाथ में बड़ी जीत हुई है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी व्यूअर को, जितने भी आपके जो है व्यूअर्स हैं, और पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और स्पेशली मैं केदारनाथ के बाबा केदार को नमन करता हूं और केदारनाथ के सम्मानित जनमानस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक सही कदम उठाया और सही फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, श्रीमती आशा नौटियाल जी को भारी बहुमत से जिता के जो है विधानसभा में भेजा है। मैं भी उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में था, तो हमारी यही अपील थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर जिता के भेजो तो डेफिनेटली सेंटर में भी मोदी सरकार है और प्रदेश में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और डेफिनेटली अगर यहाँ से आपका विधायक आता है तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं उन पे काम होगा। तो उसी प्रतिफल में वहाँ के लोगों ने इस बात को समझा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता के भेजा। मैं प्रत्याशी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और वहाँ के तमाम जनमानस को, उन माता बहनों, घोड़े वाले, कंडी और डंडी कंडी वाले, सारे होटल व्यवसायी, तमाम लोगों को जो मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक जीत है और ये हम यही नहीं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ये तो सेमीफाइनल था, अब फाइनल की हमारी तैयारी 2027 की हो चुकी है। अच्छा विधायक जी, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा था कि कांग्रेस भी तमाम मुद्दे उठा रही थी, चाहे वो सोना चोरी के हों, दिल्ली में मंदिर बनाने को लेकर के हो, तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हों, रोजगार को लेकर के हो, तो ऐसे इन मुद्दों पर आपके मुद्दे ज़्यादा भारी पड़े, क्या रूप देख रहे हैं आप इसका? देखो, कांग्रेस के लिए तो वही बात है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, उनके पास तो सिर्फ ओनली जो है लोगों को गुमराह करने से अलावा और कुछ मुद्दे तो है ही नहीं। आप बताइए ना, उन्होंने विकास के मुद्दों की कहाँ से बात की कि हम केदारनाथ को हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, केदारनाथ की वहाँ की जो है डंडी कंडी वालों के लिए व्यवस्था करेंगे, वहाँ के जो चारधाम यात्री व्यवसाय के लिए व्यवस्था करेंगे। जस्ट ओनली ब्लेम कर रहे हैं कि सोना चोरी है, शिलाधाम है। अरे उनसे पूछिए, जब बॉम्बे जाके के उन्होंने जो है बद्रीनाथ की शिला लगाई, वहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर बनाया, कभी वो अपने गिरबान पे झांक के देखते हैं? मुझे लगता है कि उनके पास कुछ आधार नहीं था, वो निराधार में जो है आरोप लगा रहे थे। उसका रिजल्ट जो है जनता ने उनको दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताया। और मैं तो सभी तमाम जो है पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने एक सही दिशा में जाके लोकतंत्र की जो है असली लड़ाई तो आप लोग लड़ते हैं। आप लोग जो है लोकतंत्र को जो है आगे किस तरीके से उसकी दिशा और दशा रखनी है, वो आप लोगों ने सत्यता को दिखाया, उसके लिए आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। लगातार आप भी डेरा जमाए रखते हैं जहां भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, और अभी केदारनाथ में भी आपने पूरी तरह से डेरा जमा करके रखा। तो क्या रहता है मन में, किस तरह से आपको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है चुनाव के टाइम पर? देखिए भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। मुझे जहाँ लगा दें, जहाँ कोई ना कर सके वहाँ दुर्गेश खड़ा हो सकता है और ये मेरा कर्तव्य है। जहाँ मुझे पार्टी जो मुझे आदेश करेगी उसके लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे आपके राजस्थान के चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे हिमाचल के चुनाव की बात हो। आई यूज़ टू वर्क। ठीक है, अब जहाँ भी आपका आदेश होगा, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। अच्छा, क्या मानते हैं, चारधाम यात्रा बड़ी जोरों शोरों से चलती है हर साल। इस बार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा था कि चारधाम थोड़ी कम चली है, जबकि उत्तरकाशी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दो धाम वहाँ पर सबसे बड़े भी हैं और ऐसे में केदारनाथ और बद्रीनाथ में सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री पहुँचते हैं। तो क्या सुविधाएं सरकार पूरी दे रही है यात्रियों के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँ, जो चारधाम का विपक्ष ने एक पुलिंदा बांधा है, उसका वो पोटली उनकी खुल गई। केदारनाथ के लोगों ने उनकी जो है पोल खोल दी है। और मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ जहाँ 2 धाम हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। सबसे रिकॉर्ड तोड़ जो है यात्रा हुई है। ठीक है, अब बीच में ऊपर वाले को तो कोई नहीं रोक सकता। जब बारिश हुई, कई सारी परिस्थितियाँ रही, तो उस समय थोड़ी व्यवधान रहा, लेकिन
उसके बाद जैसे ही जो है, मौसम ठीक हो गया, उसके बाद यात्राएं सुचारू रूप से चली। और आने वाले समय में देखिए, जो बीत गई सो बात गई, आई डोंट केयर फॉर दैट। मुझे, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाला भविष्य को हम कैसे सुधारें। जो आने वाला कदम है वो कदम ठीक होना चाहिए ना, तो वी आर डूइंग दैट। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड को संवारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। और आने वाले समय में हम आपको एक गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। हम लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये तमाम चीज़ों को से ऊपर उठ करके अब हम जो है भू कानून बना रहे हैं, और कि उत्तराखंड के जो लोगों को जो भू स्वामित्व मिलेगा उसके लिए हम पूरी तैयारी है। किस तरह का होगा ये भू कानून जो आप बनाने की बात भी कर रहे हैं? डेफिनेटली भू कानून ये होगा भाई, ये उत्तराखंड का जो भूमि स्वामी है उनको उनके अधिकार मिलेंगे। और मुझे लगता है कि जब लोगों को इन तमाम चीज़ों को, जब भू कानून बनेगा, उसमें जो बाहरी लोग आकर के यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा था, यही सरकार थी, यही इन्होंने ही जो है लोगों को यहाँ पनाह दिए। तो जो गलत तरीके से लोग आए, जिन्होंने यहाँ पे हमारी जो है ज़मीन पे जो कब्जा कर रखा, तो उसका भी जो हम निराकरण करेंगे। डेफिनेटली अपने लोगों को यहाँ की भू स्वामित्व मिलेगा। उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर के भी लगातार बवाल देखने में आया, किस रूप में आप भी देख रहे हैं? क्योंकि मस्जिदों का प्रकरण भी आजकल नजर आ रहा है कि काफी विवाद चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उत्तरकाशी वाले विवाद में आप क्या कहेंगे? उत्तरकाशी मस्जिद का जो विवाद है, मुझे लगता है वहाँ हम लोग देवभूमि के लोग हैं, और बाबा विश्वनाथ की भूमि है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी तो वो आज तक मस्जिद कहाँ से आई भाई, ये बताइए मेरे को। उस भोले के जो है निवास पे जाके मस्जिद कहाँ से आ गई? कुछ षड्यंत्रकारियों ने वहाँ पे लोगों के साथ जो है सांठ-गांठ करके गरीब लोगों के जाके ज़मीन खरीदी है, और वो भी ज़मीन किसी को पर्सनल के लिए ली है, वहाँ मस्जिद के लिए नहीं ली है। तो वहाँ पे जो भी विवाद हुआ, वो मैं नहीं कहता हूँ, वो जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी जायज़ बात कही है, और मैं उनके साथ हूँ। ये बाबा विश्वनाथ की भूमि है, तो वहाँ पे मस्जिद का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। वहाँ पे लोग कोई मकान बना दें, घर बना दें, अपनी दुकान बना दें, लेकिन मस्जिद के लिए थोड़ी ना। आपने ज़मीन खरीदी है, तो आपने पर्सनली अपने घर बनाने के लिए दुकान बना दें, लेकिन जाके आप उस वहाँ पे मस्जिद बनाओगे, आप वो कब्रिस्तान बनाओगे, तो दैट नॉट टॉलरेटेबल। यूसीसी आप लेकर के आ रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? कितना फायदा उत्तराखंड को इसका मिलेगा, और क्या माने आने वाले बच्चों को भी किस रूप में इसको देखना पड़ेगा? मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रदेश एक पहला प्रदेश बना है, और पुष्कर सिंह धामी जी के चारों तरफ अगर वाई हो रही, तो उनका एक कठोर डिसीजन है, वो है यूसीसी बनाना। जब सरकार जो है इलेक्शन में गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है यूसीसी लाएंगे, ठीक है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के एक साहसिक कदम के द्वारा उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रही, और साथ साथ ये हमारे आने वाले भविष्य को तय करेगी। नौजवान साथियों के, हमारी माँ बेटी के जो अधिकार हैं उसको संरक्षित करेगी। उसके लिए हम प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और आपने देखा होगा, जब से यूसीसी बनी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक है, चौथे नंबर के स्टार प्रचारक है पूरे देश में। विधायक जी, अंतिम सवाल यह है कि उत्तरकाशी में ताबड़तोड़ विकास कार्य आप लोग करा रहे हैं, किस रूप में वो कार्य चल भी रहे हैं, और अभी कौन कौन से कार्य गतिमान हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार डेरा डाले रखते हैं आपके उत्तरकाशी में, पुरोला में, तो क्या आप मानते भी हैं, और किस तरह के विकास कार्य चल रहे हैं? देखिए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे लगता है आप ज़मीन के पत्रकार हैं, और आप सत्यता को जानते हो। ये सच है कि मेरी विधानसभा में जितना उत्तराखंड में शायद उतना काम नहीं हुआ है किसी भी कोई मिनिस्टर या किसी के यहाँ, जितना मेरी विधानसभा में हुआ। मैं उसके लिए अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे आपके जल पानी के क्षेत्र में हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो। बेसिकली जो बेसिक नीड है उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और मेरा जो है एक कर्तव्य भी बनता है, और साथ साथ दायित्व भी है कि उन कामों को करना चाहिए जो आज तक नहीं हुए। उनको हम वहाँ की तस्वीर हम चेंज करने में लगे हैं, और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए, और अपनी प्रदेश की यशस्वी सरकार का भी चाहिए। और डेफिनेटली कई सारी चीज़ें अभी काम चल रही, कई सारे काम जो है कंप्लीट हो गए। आप अगर हाराकोट बंगाल की आपदा की बात करूं, तो 2019 में आई थी, 2022 तक सिंगल पत्थर नहीं लगा था, लेकिन 2022 से लेकर के अभी तक वहाँ के जो समस्याएं थी, वो चाहे पुल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिल्डिंग्स हो। वहाँ पे एक टिकोची में इंटर कॉलेज की बिल्डिंग थी जो ख़त्म हो गई थी, उसको हमने दोबारा बनवाया 4.5 समथिंग करोड़ से। वहीं पे एक चिवा की बिल्डिंग है,
उसको हमने जो है बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है। अगर शिक्षित हो तो यू कैन डू एनीथिंग एल्स। तो शिक्षा हमारी ठीक होनी चाहिए, हमारे बच्चे, हमारा जो भविष्य है उसको सुरक्षित रखना भी हमारा अधिकार है। हेल्थ के सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है विधायक? हेल्थ में सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो मेरी विधानसभा में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो मानक तक भी नहीं कई सारी प्रक्रिया आती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विशेष उनके अधिकार के तहत हमारे लिए 2 हॉस्पिटल बनाए। एक उप जिला अस्पताल परोला में बनाया है, एक प्राथमिक सामुदायिक केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, जो PSC से CSC किया है, वो मोरी में बनाया है। मोरी एक केंद्र बिंदु है, करीबन 150 गाँव का केंद्र बिंदु है। तो वहाँ सिर्फ ओनली मोरी के नहीं है, उसमें जाके हिमाचल प्रदेश, उसके आपके हिमाचल के लोग भी आ जाते हैं बीच में, पंद्राणु जो क्षेत्र है, और आपके देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लोग भी, आपके चातरा अनोल उधर साइड जो चक्रोदा विधानसभा के, तो केंद्र बिंदु हमारा, वहाँ पे हमें जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं होगी, उसके लिए हॉस्पिटल भी बनाए और साथ साथ वहाँ पे जो है पद सृजन भी हो गए। हमें जो है 37 पद मिले, उसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी लोगों की पीड़ा को समझा और हमारे लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाई। युवाओं के रोजगार के लिए भी क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? पूरी राज्य सरकार लगी हुई है उसमें। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। सरकार ने 2000 में प्रदेश बना तो 2022 तक 8,000 नौकरियां मिली है, ठीक है। और लेकिन आज मैं आपको कहूँगा 2022 से लेकर 24 तक 19,000 नौकरियां मिल गई। तो एक आप बताइए, जो 22 साल में 8,000 नौकरियां मिली और 3 साल में 19,000 नौकरियां मिली, तो ये तो एक पिटारा खुल गया है। और प्रदेश की सरकार जो है युवाओं के लिए काम कर रही है, आने वाली कई नौकरियां खुल रही, कई भर्तियां आ रही है और हम स्वरोजगार के प्रति हम जो है प्रतिबद्ध है। लोग जो स्वामित्व वाले, सेल्फ डिपेंडेंट बने और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना भी है कि स्वरोजगार को अपनाइए, खुद के स्वामित्व बने। वी आर ट्राइंग फॉर दैट। अंतिम सवाल बस मेरा ये है कि निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, अभी तक बहुत जिम्मेदारी आपने संभाली है, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी। अब निकाय चुनाव में किस तरह से जिम्मेदारी भी संभालते हुए दिखाई देंगे और क्या माने कि कितनी तैयार है बीजेपी? देखो, निकाय चुनाव मैं आपको कहना चाहूँगा, निकाय चुनाव एक लोकल बॉडी का है और जाके प्रत्येक आपके डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर ब्लॉक में, तहसील उसमें होता है, जहाँ नगर पंचायत है, आपकी नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, तो डेफिनेटली हम काम करेंगे उसके लिए। हमारी प्रदेश की सरकार तो 24 आवर जो चुनाव में रहती है। बीजेपी भाजपा का मतलब ही है 24 आवर रेडी फॉर टू फाइट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें तो कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, तैयारी तो उनको करनी है जो सोए रहते हैं। तो डेफिनेटली है कि आने वाले निकाय चुनाव में हमें जो है बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी निकाय लोकल बॉडी में भी सरकार बनेगी। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए विधायक दुर्गेश्वर लाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से राज्य सरकार काम भी कर रही है, युवाओं के लिए किस तरह से काम हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में किस तरह से काम हो रहा है और साथ ही सबसे बड़ी बात, भू कानून बनाने जा रही है उत्तराखंड सरकार, उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए रविवार को हाथीबड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल पहुंचे। फिल्म के मुख्य कलाकार अभिनेता विक्रांत मैसी भी उनके साथ नजर आए। बता दें, द साबरमती रिपोर्ट में अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य कलाकार के रोल में हैं। सीएम धामी ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा है, यह फिल्म गोधरा कांड की सच्ची तस्वीरों को दिखा रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत पर जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। वहीं मौके पर मौजूद गंगोत्री के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने भी मिठाई बांटकर कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा है कि यह जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने निष्ठा और अथक परिश्रम के साथ पार्टी को जिताने का भी काम किया है। चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे हमारे बाबा केदार की जो सीट है, तो सर्वप्रथम हम अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इसी तरह हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार निरंतर जो विकास के नाम पर जो काम कर रहे हैं, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं।
आज तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, तमाम उन कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो है विजय और ये जनता का जो है उस जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। बाबा केदारनाथ जो हमारे चारों धाम में एक महत्वपूर्ण धाम है, आज वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि जो कई प्रकार की भ्रांतियाँ लोग जो चार धाम के प्रति फैला रहे थे उसको जनता ने बेनकाब कर दिया और हमारी जो वहाँ की प्रत्याशी है श्रीमती आशा नौटियाल जी, उनको प्रचंड बहुमत से। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा शुरू करने की मांग उठने लगी है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि सरकार को चारधाम यात्रा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। वहीं शंकराचार्य की इस बात पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि सरकार शीतकालीन गद्दी स्थलों पर चार धाम यात्रा शुरू करने के लिए मूलभूत विकास अवस्थापनाओं के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रथम चरण में कई कार्य पूरे होने की तरफ भी हैं। देखिए, प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस क्रम में अवगत कराना चाहूँगा आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल हैं, जैसे उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है जहाँ पर बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा मदमेश्वर जी की जो डोली होती है वो भी वहीं पर अवस्थित होती है, उसकी भी पूजा वहीं पर संपादित की जाती है। इसके अलावा वहाँ पर पंच केदारों का गद्दी स्थल भी है, तो उसको वहाँ पर आधारभूत बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और उसको जो प्रथम चरण का हमारा कार्य है उस परियोजना का वो प्रारंभ हो चुका है, वो लगभग समाप्ति की ओर है। देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आशियाना में जनता के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने के निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि अब आम लोग भी राष्ट्रपति आशियाने का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए अप्रैल में आम जनता के लिए ये 186 साल पुराना राष्ट्रपति आशियाना खुलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर यह खोला जा रहा है और राष्ट्रपति आशियाना अभी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड कर रहे हैं इसकी निगरानी और 21 एकड़ के क्षेत्रफल में इस परिसर का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ऐसे में अपर सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे और धामी सरकार के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है। अब आम लोग भी इस राष्ट्रपति आशियाने का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। अप्रैल में इसको खोल दिया जाएगा। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं। भगवानपुर जिले में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। किसान गेहूं की फसल बोने की तैयारी तो कर चुके हैं, लेकिन डीएपी खाद की सप्लाई कम होने के चलते अभी तक ज़्यादातर किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं। सरकारी समितियों पर डाई नहीं मिल पा रही है और गेहूं की फसल दिन प्रतिदिन लेट होती जा रही है। इस संबंध में जब एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कहकर बोलने से मना कर दिया। वहीं एडीओ कोऑपरेटिव गौरव नगर ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से ऊपर से ही डाई नहीं आ पा रही है और इस हफ्ते में खाद की सप्लाई आने की उम्मीद भी है। गेहूँ हो रहे आ रहे दिन पर दिन लेट और गेहूँ भी काफ़ी बोलने को। तो सरकार की तरफ से जो सरकारी इसमें डाई आ गया सोसाइटी में वो नहीं आ रही? नहीं, सोसाइटी में आई थी डाई, लेकिन काफ़ी दिन पहले आई थी डाई, वो पहले बढ़ चुकी, उसके बाद कोई डाई नहीं आई। तो अब गेहूँ का कैसा हो रहा बोने का? बोरे इधर उधर से वैसे देसी खाद ले लेगा, इधर उधर से यूरिया पूरिया लगा के उसके बाद मिला कर उनको उसको डाई बनाते हैं। जिस प्रकार से नोटबंदी के समय बैंकों के बाहर लाइन लगी थी, ठीक उसी प्रकार से सोसाइटी के बाहर लाइन लगी हुई है, जहाँ से खाद वितरण होता है किसानों को। हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी देखा है और हमारे परिवार के लोग भी वहाँ लाइनों में लगे हैं। पूरी तरह से धांधलेबाजी है
और करप्शन की सीमा जो है वो अधिकारी और कर्मचारी और उनकी मिली भगत से जो नेता हैं वो करप्शन की सीमा को लांघ चुके हैं। आज खादों का जो वितरण जो है पूर्ण रूप से किसानों के लिए होना था वो नहीं हो पा रहा है। किसान जो है खाद से परेशान है और अभी गेहूं की बुआई चल रही है और लगातार जो है किसान इसमें अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार से कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। हालात है। और जी हम सोसाइटी में गए थे, नु कहा था कि 8 दिन में होगी, 2 महीने हो गए बखत तो हो। अच्छा। और किसान लोग जो है हम भी लेट हो रहे जी। तो फसल को तो दिक्कत रहेगी, कम पैदावार रहेगी अगर लेट हो। हाँ, कम पैदावार रहेगी जी। जब डाई नहीं पड़ रही तो कम पैदावार तो रहेगी। चंपावत में पुलिस ने आर्मी भर्ती में सम्मिलित युवाओं को लेकर टनकपुर आ रही एक प्राइवेट बस की चेकिंग की है। चेकिंग के दौरान बस ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने और शराब के नशे में धुत होकर वाहन चलाने पर पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चालान काटकर बस को सीज भी कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने बस में बैठे यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।